हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएससी द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया था, उनके टाइप्स के बारे में बताया था और हमने कोल के बारे में पढ़ा था। उसकी जो स्टोरी है वो कैसे कोल कैसे बना, हमने उसके बारे में स्टडी किया था। फिर हमने उस कोल से जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कोल, कोल तार, कोल गैस के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे और नेचुरल गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम से। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट मोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। आपको पता है कि जो पेट्रोल है वो एक फ्यूल की फॉर्म में यूज़ होता है कि जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल होते हैं, स्कूटर, कार, इन सभी में जो हैवी मोटरसाइकिल्स होते हैं जैसे कि हमारे पास क्या होता है, ट्रक होता है, ट्रैक्टर होता है, ठीक है, इनके अंदर हम डीजल का भी यूज़ करते हैं। तो जो ये पेट्रोल और जो डीजल है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स, जो ये हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलता है। जो पेट्रोल और डीजल है जिसका हम यूज़ एज अ फ्यूल करते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है, एक नेचुरल रिसोर्स से मिलता है जिसका नाम क्या होता है, पेट्रोलियम। क्या नाम होता है इसका, पेट्रोलियम। ठीक है, अब हमें पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम होता है वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो समुद्र होते हैं, जो सी होते हैं, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो जो समुद्र में रहते थे उनसे पेट्रोलियम बना है। कैसे बना है देखिए, जब ये ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे मरते चले गए तो उनकी जो बॉडीज थी, जो उनकी डेड बॉडीज थी, वो सीज जो समुद्र के बॉटम में बैठती चली गई। ठीक है, एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और उसके ऊपर क्या हुआ, जो सैंड और क्ले की जो लेयर है वो वहाँ पे कवर करती गई उन बॉडीज़ को, मतलब जमती गई वो। ठीक है, उसके ऊपर कवरिंग आती गई ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ऐसे कई साल बीतते गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए। उसके बाद जो बिल्कुल अगर हम समुद्र की डेप्थ में बात करते हैं तो वहाँ पे एयर की एब्सेंस होती है, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से क्या हुआ, जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे, जो उनकी बॉडीज थी, ठीक है, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में क्या होगी, कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से पेट्रोलियम हमें मिला क्योंकि जो डेड बॉडीज थी सी के अंदर, काफ़ी सालों तक वो डेड बॉडीज़ वहीं पड़ी रही, उनके ऊपर एक सैंड और क्ले की लेयर जम गई। ठीक है, और वहाँ पे एयर की एब्सेंस हो जाने की वजह से, टेम्परेचर हाई हो जाने की वजह से और प्रेशर हाई हो जाने की वजह से वो जो डेड ऑर्गेनिज्म से वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्म में मिले। तो देखिए आपको किस तरीके से हमें मिलते हैं, ये डायग्राम में भी आपको दिखा रखा है, अभी हम देखेंगे आगे इसको। ये जो डायग्राम आपने देखा हुआ है इसमें बता रखा है कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है कैसे डिपॉजिट होते हैं, मतलब हमें कैसे समुद्र के अंदर से मिलते हैं। ठीक है, तो जो आप देखेंगे जो लेयर है, जो पेट्रोलियम ऑयल और गैस को की जो लेयर है वो वाटर के ऊपर है। ठीक है, क्यों क्यों है वाटर से ऊपर, क्योंकि जो ऑयल और गैस होता है वो लाइटर होते हैं। जो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास ऑयल और गैस होते हैं, इस डायग्राम के अंदर अभी हम देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो ऑयल और गैस होते हैं ये क्या है, ये वाटर से ऊपर है इनकी लेयर्स। मतलब ऑयल और गैस पानी से ऊपर हमें ऊपर मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि जो ऑयल और गैस होते हैं वो वाटर से क्या है, लाइटर है। इसीलिए जो ऑयल और गैस है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, वो अलग से हमें मिल जाते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम आपको शो है यहाँ पर, देखिए रिजर्वर रॉक है, फिर उसके बाद पानी है। देखिए ये पानी है, पानी के ऊपर हमें ये ऑयल मिलता है, फिर गैस जो नेचुरल गैस हमें मिल जाती है अलग से। ठीक है, फिर ये जो रोक है, चट्टाने वगैरह, और यहाँ से हमें जो ये वेल है, ठीक है, ये ऑयल वेल है, ऑयल वेल के थ्रू हम ऑयल को और नेचुरल गैस को यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, जब हमें ये पेट्रोलियम मिल जाता है उसके बाद हम इस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग भी करते हैं। जब हमें पेट्रोलियम मिल जाता है तो उसकी हम रिफाइनिंग भी करते हैं। उससे पहले आप ये देखिए, उससे पहले देखिए जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल था जो कि पेनिसिलिया यूएसए में हमें 1859 में बना था ये। ठीक है, उसके 8 साल बाद 1867 में फिर मकूम, असम में मकूम में ये ऑयल वस्टक, मतलब ऑयल वेल मतलब हमें मिला फिर। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले असम में मिला था, और फिर असम के बाद गुजरात, मुंबई एंड मुंबई में, एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, वहाँ हमें मिला। तो इंडिया के अंदर यहाँ मिलता है पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है, ऑयल वेल यहाँ पर है, और यूएस सबसे पहले जो था वो यूएसए में मिला था हमें। 1859 में ऑयल वेल ड्रिल किया गया था फर्स्ट टाइम इन यूएसए। ओके, अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। देखो जो पेट्रोलियम होता है,
जो पेट्रोलियम होता है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। जो पेट्रोलियम होता है वो डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इसका काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट ऑर्डर है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस। मतलब कि जो पेट्रोलियम होता है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, यानी इसके अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम गैस प्रेजेंट होती है पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है एंड पैराफिन वैक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, ये पेट्रोलियम के अंदर जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रेजेंट है। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या होता है, तो ये जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो पेट्रोलियम के अंदर होते हैं, इस डार्क ऑयली लिक्विड के अंदर जो होते हैं, इन वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है। इन वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है पेट्रोलियम से। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफाइनिंग। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। की रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से क्या होता है, इन सभी कंस्टिट्यूएंट्स को अलग अलग किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी बनी हुई है जगह जगह पर। तो वहाँ उस रिफाइनरी में क्या होता है, देखो आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, देखो ये पिक्चर है पेट्रोलियम रिफाइनरी की। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर, इन पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर ही क्या किया जाता है, पेट्रोलियम के जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनको अलग अलग हम ले लेते हैं, अलग अलग इनको किया जाता है जिससे हम उनका यूज़ कर सकें। और अब उनके क्या क्या यूज़ है अभी मैं टेबल 5.1 में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट जो है इस बॉक्स में देखिए आप, सबसे पहले मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं, ठीक है। तो वो सब्सटेंसेस जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। अब इन पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है इसका यूज़, इनका यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट को बनाने में। जो फाइबर्स होते हैं जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक, इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीथीन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो और अदर मैनमेड प्लास्टिक्स हैं उनको भी बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें नेचुरल गैस से मिलती है। और उस हाइड्रोजन गैस का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनको हम सोइल के अंदर डालते हैं, जो फर्टिलिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, जो हमें कहाँ से मिलती है, नेचुरल गैस से मिलती है। तो ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, तो इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, काला सोना भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम के बारे में था। अब हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल गैस के बारे में पढ़ने से पहले आप टेबल 5.1 को देखिए। टेबल 5.1 में देखिए आप ध्यान से, जो टेबल 5.1 है इसके अंदर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स है पेट्रोलियम के। मतलब जो पेट्रोलियम के अंदर, जो हम पेट्रोलियम रिफाइन करते हैं, पेट्रोलियम को रिफाइन जब हम करते हैं तो उसके अंदर से जो कंस्टिट्यूएंट बाहर निकल के आते हैं तो उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला जो पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट है वो है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जो एलपीजी फॉर्म में आता है। और आप सबको पता है एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका हम घरों में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, इंडस्ट्री में भी उसका यूज़ किया जाता है। आपके किचन में जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर जिसका आप यूज़ करते हैं, फिर गैस ऑन होती है और आपकी मदर जो है वो खाना बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है वो एलपीजी होती है, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो पेट्रोल है। पेट्रोल तो आप सबको पता ही है, वो मोटर फ्यूल, एज अ फ्यूल की फॉर्म में उसका यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज एज अ सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, जो ड्राई क्लीन करते हैं उसके लिए वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आपको पता है जितने भी आपके व्हीकल्स हैं सारे पेट्रोल से चलते हैं, ठीक है। थर्ड जो कंस्टिट्यूएंट है वो है कैरोसिन। कैरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसका हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोव। जो स्टोव होते हैं, गैस स्टोव्स होते हैं, उसके अंदर फ्यूल की फॉर्म में कैरोसिन को डाला जाता है। पुराने टाइम में जो लैंप होते थे उनको जलाने के लिए भी कैरोसिन, मिट्टी का तेल यूज़ किया जाता था। और जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं वहाँ पे भी कैरोसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डीजल। डीजल जो तो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना, तो उसके अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो आपके घरों में जनरेटर्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में जो जनरेटर लगे होते हैं, तो उन जनरेटर में भी डीजल को यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। लुब्रिकेट ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का हम यूज़ लुब्रिकेशन के लिए करते हैं। आपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं, लुब्रिकेशन देने के लिए मशीन के पार्ट्स को, ठीक है।
पैराफिन वैक्स का यहाँ यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट्स में, कैंडल्स बनाने के, वैसलीन बनाने के लिए, तो पैराफिन वैक्स का वहाँ यूज़ करते हैं। बिटुमेन का यूज़ कहाँ करता है, ये मैंने चैप्टर में भी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको बिटुमेन के बारे में। पेंट्स, जो पेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो रोड की सर्फिसिंग करते हैं, मतलब रोड जब बनाते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का मटेरियल लगाया जाता है, ठीक है, डाला जाता है, वो रोड की सर्विसेज करता है, मतलब मेटेलिक करता है रोड की, ऐसे बोला जाता है, तो वो बिटुमेन होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो 7 हैं ये कंस्टिट्यूएंट्स है पेट्रोलियम के, जो रिफाइनिंग जब की जाती है पेट्रोलियम की तो वहाँ से हमें मिलते हैं ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है, ध्यान से देखिए। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। बिकॉज क्यों, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब ये नेचुरल गैस जो है वो बहुत अच्छा फॉसिल फ्यूल है, वो इसीलिए है क्योंकि पाइप्स के थ्रू ये जो नेचुरल गैस है वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। नेचुरल गैस को हम जो स्टोर किया जाता है वो अंडर हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर पे उसको स्टोर किया जाता है, जैसे कि सीएनजी होती है। सीएनजी क्या होती है, सीएनजी हमारे पास एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म है सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका हम यूज़ करते हैं पावर जनरेशन में, ठीक है। आजकल इसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। जो व्हीकल्स होते हैं, सीएनजी की बसेस चलती हैं, कार के अंदर सीएनजी फिल होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोल है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी वो जैसे जैसे आज के टाइम में पेट्रोल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं तो पेट्रोल एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसको कंजर्व करने के लिए पेट्रोल को हम किसका यूज़ करने लगे हैं, पेट्रोल की जगह पर सीएनजी का यूज़ करने लगे हैं, ताकि हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो पेट्रोल का यूज़ कर पाए, ठीक है, वो भी पेट्रोल को यूज़ कर सके। तो इसके लिए हम सीएनजी का यूज़ करते हैं। ये क्यों करते हैं सीएनजी का यूज़, क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग होता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही था सीएनजी का कि सीएनजी जो होता है वो क्या होता है, वो क्लीनर फ्यूल होता है। मतलब कि अगर आप सीएनजी की जो कार होती हैं, सीएनजी की जो बसेस होती हैं, वहाँ से जो पोल्यूशन नहीं होता, मतलब वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल जो गैसेज है उनको रिलीज़ नहीं करती। लेकिन आप पेट्रोल की जो बसेस चलती हैं, डीजल की जो चलती हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है व्हीकल्स में से, तो उन धुएं में बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग गैस होती है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक गैसेज होती हैं, जो हमारे पोल्यूशन, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो हमारे पास सीएनजी होता है ये बहुत क्लीनर फ्यूल होता है, ये हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा क्या है, एडवांटेज है हमारे पास सीएनजी की, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि हम सीएनजी को ईजिली पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए होम्स और फैक्ट्रीज़ में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगे एज अ फ्यूल। अब जो ये जो नेटवर्क है, पाइप लाइंस की जो नेटवर्क हैं सारी की सारी, जिससे सीएनजी गैस को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, तो वो कहाँ कहाँ पर है इंडिया के अंदर, तो वो हमारे पास है गुजरात में, वडोदरा में, ठीक है, और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में है, और कुछ और जगहों भी पर भी जो सीएनजी है उनके पाइपलाइंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जिनको बनाने के लिए, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम नेचुरल गैस का सबसे पहले यूज़ करते हैं, मतलब एक स्टार्टिंग मटेरियल है, मतलब केमिकल्स को बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए सबसे पहले नेचुरल गैस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो नेचुरल गैस, जहाँ पर मतलब वास्ट रिजर्व्स है, जहाँ पे नेचुरल गैस हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है इंडिया के अंदर, वो कहाँ कहाँ मिलती है, त्रिपुरा के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, और जो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा हैं वहाँ पर हमें ये मिलते हैं सीएनजी के, जो हमारे पास रिजर्व्स है, जहाँ मतलब जहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है, ठीक है। अब जो हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कुछ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमें सबको पता है कि हमारे पास जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं जो एग्जॉस्टिबल है, ठीक है। और ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये हमें पता है कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इनको बनाने में, ठीक है, इनको बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे। तो इनके मतलब ये जो हमारे पास हैं, ये हमारे कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास है और कुछ ही सालों तक ही हमारे पास रहेंगे। लेकिन आजकल क्या है, इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक तो ये ख़त्म ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो दोबारा बनने में इनको कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। दूसरा, ये क्या होता है, इनका जो मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो यही फॉसिल फ्यूल्स है, इन फ्यूल्स की जब बर्निंग होती है, जब ये फ्यूल की बर्निंग होती है तो ये बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं हमारी
एयर पोल्यूशन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाने की वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होती है, गर्मी होती है, यही ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो अब हमें ज़रूरत है यहाँ पर कि इन फ्यूल्स का थोड़ा थोड़ा यूज़ किया जाए। जब हमें इनकी ज़रूरत है तभी हम इनका यूज़ करें, वेस्टेज ना करें। ठीक है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट बेटर हो सके और हमारी ग्लोबल वार्मिंग इतनी ना हो, और काफ़ी टाइम तक ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास रहे, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है इनका यूज़ कर सके। ठीक है, तो इंडिया के अंदर इसके लिए PCRA एक एसोसिएशन है। PCRA क्या है हमारे पास, ये PCRA है। P मतलब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। रिजर्व मतलब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है। ये लोगों को ये बताती है कि किस तरीके से आप पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं वाइल ड्राइविंग। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो तब किस तरीके से आप अपने पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। तो उसने कुछ पॉइंट्स हमें बताए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एडवाइस आपको ध्यान से सुननी है, ध्यान से देखिए। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये मेन पॉइंट्स है। नंबर 1, ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ये बोलता है कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप जितना पॉसिबल हो सके कि अपनी स्पीड को क्या रखिए, मॉडरेट रखिए, ना ज़्यादा स्लो ना ही ज़्यादा तेज। ठीक है, और जब आपने चलना शुरू किया और जब तक आप उस व्हीकल पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उस व्हीकल की स्पीड को कांस्टेंट रखें। बार बार ये मत कि कभी ज़्यादा कर रहे हैं, कभी कम करें, कभी ज़्यादा। तो अपनी स्पीड को ऑलमोस्ट कांस्टेंट पे रखिए और मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए, ना तो कम ना ही ज़्यादा। ठीक है, सेकंड क्या है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पर कई बार आप व्हीकल चला रहे होते हैं तो रोड पे क्या होता है कि आपकी ट्रैफिक लाइट ऑन हो जाती है, रेड लाइट ऑन हो जाती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कई लोग, अपने व्हीकल को ऑन ही रखते हैं। तो इससे भी आपका पेट्रोल वेस्ट हो रहा था। जब आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट है, ये कुछ सेकंड्स के लिए रुकेगी, तो आप उस टाइम अपने व्हीकल को ऑफ कर दो। ठीक है, स्विच ऑफ कर दो इंजन को। इससे आप पेट्रोल और डीजल को बचा पाएंगे। नंबर 3, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आप इंश्योर कीजिए कि आपका जो व्हीकल है, चाहे वो स्कूटर है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, बस है, ठीक है, उनके जो टायर है उनका प्रेशर बिल्कुल ठीक, टायर प्रेशर, टायर के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नंबर 4, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अपने व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस रखिए, टाइम टू टाइम उसकी सर्विस हमें करानी चाहिए। तो इन 4 तरीकों का अगर हम अपनाएं, ये 4 टिप्स अगर हम अपनाएं तो हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। अगर हर एक पर्सन इस तरह के टिप्स को अपनाएगा तो वो बहुत पेट्रोल और बहुत डीजल हमारा बच जाएगा, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसका यूज़ कर सकती है और हम अपने इन्वायरमेंट को एयर पोल्यूट होने से, हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से भी बचा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। आज ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ईच एंड एवरी टॉपिक। अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है या इससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो। थैंक यू।